नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं कक्षा 10वीं के लिए समास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। समास कुछ विद्यालय में 8वीं कक्षा में भी है, लेकिन 10वीं कक्षा के लिए मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। खास तौर पर उन्हीं का पैटर्न ध्यान में रखकर मैंने यहाँ पे रखा है। और समास में से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और पहले तो पिछले साल तक बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे, लेकिन अब बहुविकल्पीय नहीं आएंगे। अब आपसे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक मैं उदाहरण के लिए बता दूं। जैसे आपको पीतांबर दे दिया और आपसे कहा जाए कि इसका समास विग्रह कीजिए और समास के नाम भी बताइए। इसका विग्रह कीजिए, इस समस्त पद का विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपको मैं बताऊं कि जब कोरोना काल नहीं था, कोरोना काल से पहले इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते थे, सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते थे। तो 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे समास से और चारों सब्जेक्टिव होंगे। किसी तरह से भी प्रश्न हो सकता है। तो आइए सबसे पहले समास करते हैं। समास का अर्थ क्या है, समास और इसके अंतर्गत जो हम करेंगे समास की परिभाषा, उसके प्रकार और उदाहरण, ये हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समास की परिभाषा या समास का अर्थ क्या है। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि। से दूसरे शब्दों में संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं। परिभाषा यूं है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में समास विधि की वह विधि है जिसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त कर एक शब्द बना दिया जाता है। हाँ, संक्षिप्तीकरण इसलिए यहां पर कहा गया है। यह एक विधि है, प्रविधि है, शब्दों को संक्षिप्त करने की विधि है जी। और समास के अंतर्गत जो शब्द होते हैं, जो समास के द्वारा जो शब्द बनाए जाते हैं, उसे समस्त पद कहते हैं। आइए समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। रसोई घर, रसोई के लिए घर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। देशभक्त, देश का भक्त। राजपुत्र, राजा का पुत्र। ये हमने उदाहरण दिया, ये हमारे समास के हैं। यानी कमल के समान चरण, इसे हमने संक्षिप्त करके चरण कमल कर दिया। रसोई के लिए घर, संक्षिप्त करके रसोई घर कर दिया। ये समास विधि के द्वारा, समास के नियम के अंतर्गत हमने इन 1 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त कर एक शब्द बना दिया। और जब हम एक शब्द बनाते हैं तो समास के नियमों से निर्मित शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। सामासिक शब्द या समस्त पद। और सामासिक शब्द के पहले आने वाले पद को पूर्व पद और बाद में आने वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूं रसोई घर, तो रसोई घर, रसोई में 2 पद हैं, रसोई और घर। तो रसोई पूर्व पद है और घर उत्तर पद है। आगे चलते हैं, समास के भेद करते हैं कि हिंदी में समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। कुछ व्याकरण की पुस्तकें ऐसी हैं जहां पर समास के 4 भेद बताए गए हैं और 2 भेद तत्पुरुष समास के करवाए गए हैं। तो 2 भेद वो कौन कौन से हैं तत्पुरुष के? कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही है। आपको संस्कृत के व्याकरण में भी तत्पुरुष समास के 2 भेद बताए गए हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। लेकिन मैंने छात्रों को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने समास का 6 भेद किया है, क्योंकि करना तो हमें 6 ही है।
अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 समास हमें करने हैं। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने के पीछे मेरा तर्क है कि छात्रों को आसानी हो सके समास, कर्म, तत्पुरुष समास को समझने में। सोचिए कि कारकीय आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद और हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, आदि आदि। ये मैं बताऊंगा आगे, जब तत्पुरुष समास करवाने लगूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए यहां पर हमने अलग कर दिया, 6 समास को अलग कर दिया आप लोगों के लिए, जिससे कि आप आसानी से इसे समझ सकें। आप जानते हैं कि समास से आपसे 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये मैं समास करवाने के बाद आपको बताऊंगा। उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और उसमें बताऊंगा बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे कैसे समास से पूछे जाएंगे, और कोशिश करूंगा कि उन सारे प्रश्नों को हम रखें जो कि पिछले 2-3 वर्षों में समाज से प्रश्न पूछे गए हैं बहुविकल्पीय आधार पर बोर्ड की परीक्षा में। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में तीनों सेट 1, सेट 2, सेट 3 में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ये मैं बताऊंगा। ये सबसे पहले मैं आपको अव्ययी भाव समास बताता हूं। अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी क्या है? सबसे पहले अव्ययी क्या है? अव्यय अविकारी शब्द को कहते हैं, जिसमें विकार ना हो। वह शब्द जिसमें विकार ना हो, लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन ना हो, उसी को अव्यय कहते हैं या उसी को अविकारी शब्द भी कहते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जैसे अव्ययी, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पूर्व पद अव्यय होता है और दूसरा पद जो है वह गौण होता है। प्रधान क्या होता है? अव्यय होता है, पूर्व पद ही अव्यय होता है। पहला पद अनु या आ, प्रति, भर, तथा, यथा, हर, आदि होते हैं, ये अव्यय हैं। अनु, आ, प्रति, भर, तथा, यथा, हर, आदि, ये सारे अव्यय हैं। एक परिभाषा और है, जिस एक तो मैं फिर से करता हूं, बताता हूं कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा है कि जब किसी एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होकर समस्त पद को अव्यय में बदल दिया हो, समस्त पद को। जैसे उदाहरण है दिन दिन, प्रतिदिन, रातों रात, रात ही रात में, बातों बात, बात ही बात में। यहाँ पर दिन दिन, एक ही दिन जो है वह साधारण शब्द है, विकारी शब्द है, लेकिन यहाँ दिन एक से अधिक बार प्रयोग होकर समस्त पद को अव्यय में बदल दिया है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास का है। इसी तरह से यानी इस अव्ययी भाव समास की 2 परिभाषाएं हैं, एक कि पूर्व पद अव्यय होता है और दूसरा एक ही पद का प्रयोग एक से अधिक बार हो और समस्त पद को अव्यय में बदल दिया हो। आइए आगे चलते हैं, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आजन्म, जन्म पर्यंत, यथा अवधि, यथा विधि, अवधि के यथा अवधि, अवधि के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन भी हम इसे कह सकते हैं। निडर, बिना डर के, बेमतलब, बिना मतलब के। ये सारे जो उदाहरण हैं ये सभी उदाहरण अव्ययी भाव के हैं। मैंने इसे पहले कहा, बातों बात, बात ही बात में, रातों रात, रात ही रात में, दिन दिन, प्रतिदिन, हर दिन। इस तरह जो उदाहरण है ये अव्ययी भाव समास के हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, अव्ययी भाव समास का पूर्व पद जो वह अव्यय होता है वही प्रधान होता है, या एक ही पद का प्रयोग एक से अधिक बार होकर समस्त पद को अव्यय में बदल गया हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अब दूसरी समास के उसके भेद की ओर चलते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? देखिए, तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है एवं पूर्व पद गौण होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, राजकुमार, राजा का कुमार, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब देखिए, तत्पुरुष समास
ये भेद जो है ये कारकीय आधार पर, कारक के आधार पर इसके भेद जो है ये 6 भेद है। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूं और एक एक दो दो आपको उदाहरण भी देते हुए चलूंगा। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, यहाँ पर को होता है और जब हम इसे समस्त पद बनाते हैं तो को का लोप हो जाता है। को यानी कर्म, कर्तकारक के जो 6 हैं, 8 भेद हैं, लेकिन कर्ता और संबोधन ये दोनों को हटा दिया जाए तो 6 बचते हैं। कौन कौन से? कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में, और संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण में पर, ये कारक के हैं। यही सारे परसर्ग जो है यहाँ समास में लगेंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष समास में का को है, जैसे वन गमन, वन को गमन, स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, ये देखिए को है, ग्रंथ का, ग्रंथ को लिखने वाला को यहाँ परसर्ग है और परसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे वन गमन, वन को गमन, स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, को का लोप कर दिया, स्वर्गगत हो गया। वन गमन, वन को गमन, को का लोप कर दिया, वन गमन बन गया। उसी तरह से करण तत्पुरुष समास, इसमें से और के द्वारा का लोप हो जाता है। जो अभी हमने बताया आपको कि करण का जो है से और के द्वारा, से जो है किसी कार्य को करने का माध्यम होता है उसके लिए। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, या हस्तलिखित, हाथ के हस्त द्वारा लिखित, वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि के द्वारा रचित, ये सारे करण तत्पुरुष के उदाहरण है। अब अगला जो है संप्रदान, इसका के लिए है, के लिए का लोप हो जाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ये सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण है। आपादान से है इसका, और से जो है वह लोप हो जाता है उस से का, और ये से जो है अलग होने के अर्थ में है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यहाँ पे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो रहा है, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो रहा है, अलग होने के अर्थ में है, इसलिए आपादान तत्पुरुष समास। संबंध का के की, अब इसका लोप हो जाएगा। जैसे राजसभा, राजा की सभा, ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर देखिए ये सारे जो है, राजकुमारी, राजा की कुमारी, ये संबंध तत्पुरुष है। अधिकरण में और पर है, इसमें में और पर का लोप हो जाता है। जैसे जल समाधि, जल में समाधि, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, आप बीती, आप पर बीती, ये अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण है। और एक नई तत्पुरुष समास होता है, उसमें न लगा दिया जाता है। जैसे अमर, न मर, असत्य, न सत्य, ये हालांकि इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, अभी अगर पूछ दे सीबीएसई का कोई पता नहीं है कि किस तरह पूछे, तो नई तत्पुरुष समास भी एक होता है और उसमें न लगा दिया जाता है। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, अमर, न मर, असत्य, न सत्य, अज्ञान, न ज्ञान, इस तरह के जो होते हैं वो विग्रह करते समय वो न लगा दिया जाता है। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास करे कि जिस समस्त पद में वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है। पहला पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। आपने अलंकार किया होगा, अलंकार में उपमा अलंकार किया होगा, याद है आपने जो पहले किया था। उपमा अलंकार क्या है? जब उपमेय के समानता उपमान से की जाए। उपमेय क्या है? वो वर्णन की जाने वाली वस्तु। उपमान क्या है? वह प्रसिद्ध वस्तु जिससे हम उसकी समानता दर्शाते हैं। यहाँ पर वही उपमेय और उपमान है। उपमान उसका पहला पद होता है और दूसरा पद उपमेय होता है, वह कर्मधारय समास होता है। और इसके जो होते हैं, जब हम तोड़ते हैं इसे, तो उसके लिए बनाने के लिए हम करते हैं नील कमल, नीला है जो कमल, है ना, नीला है जो कमल। उसी तरह से चरण कमल, कमल के समान चरण,
चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। देहलता, देह रूपी लता। पीतांबर, पीला है जो अंबर, जो अंबर, इसलिए पीतांबर। ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। कनकलता, कनक की सी लता या कनक के समान लता, इस तरह से हम उसे कर सकते हैं। अगला जो है द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? द्विगु समास कह रहा है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो और विग्रह करने पर उसमें समाहार या समूह का प्रयोग किया गया हो, वह द्विगु समास कहलाता है। पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे देखिए, ये कह रहे वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद में समाहार या समूह का बोध कराता है। जैसे उदाहरण, दोपहर, दो पहरों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समाहार। ये सारे जो है ये द्विगु समास के उदाहरण है। कुछ उदाहरण तो इसमें है, जैसे दशानन, 10 आनंद का समूह, ऐसे उदाहरण है। वे बहुब्री में भी मिलेंगे और यहाँ भी मिलेंगे, लेकिन हम बाद में आपको बताएंगे कि बहुब्री में और इसमें क्या अंतर है, वो हम आगे हम बताएंगे। पहले ऐसे उदाहरण कुछ देख लेते हैं। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। 3 त्रिवेणी, 3 वेदियों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। सतसई, 700 पदों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। ये सारे उदाहरण जो है द्विगु समास के उदाहरण हैं। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास में जिस समस्त पद का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है, दोनों, और जब हम विग्रह करते हैं तो और या का प्रयोग होता है। जैसे अपना पराया, अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। माता पिता, माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। देश विदेश, देश और विदेश। ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म। दिन रात, दिन और रात। भाई बहन, भाई और बहन। ये जो है उदाहरण, ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। आगे मैं आपको करवा दूं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या है? करे कि जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण होता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या है? कह रहा है कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। इसी तरह से उदाहरण दशानन, अभी हमने दिया था, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। ठीक है। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। उसी तरह से चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु। भगवान विष्णु की बात हो रही है या श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो ये चक्र को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण या अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी, उनके बारे में बात हो रही है। तो ये बहुब्रीहि समास है। देखिए यहाँ पे उदाहरण कुछ और दिए हुए हैं। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण, ये चित्र के साथ। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। आप ये देख रहे हैं ब्रह्मा जी के बारे में बात हो रही है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शिव। दशानन का मैंने उदाहरण आपको दे दिया है। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है? कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेषिका, उपमेय और उपमान का होता है, जबकि बहुब्रीहि समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण होता है, लेकिन उसे बने हुए जो तीसरा पद है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि नीला है कंठ जो, नीला है जो कंठ, अर्थात नीलकंठ। यहाँ जो कहने से पता चल रहा है कि ये जो किसी की विशेषता है। नीला है कंठ जो, यानी कंठ की विशेषता बताई जा रही है, वह कंठ नीला है।
लेकिन इसी को जब हम करेंगे, मिला है कंठ जिसका, जिसका यानी तृतीया पद की ओर इशारा है, तीसरे पद की ओर इशारा है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है। उसी तरह से पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर की विशेषता है कि वो अंबर पीला है, लेकिन उसे जब हम इस तरह से विग्रह करेंगे, पीला है जिसका अंबर, अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के वस्त्र जो पीले हैं, यानी तीसरे पद की ओर इशारा है। इसलिए इस प्रकार से बहुब्रीहि और कर्मधारय में अंतर ये है, जब हम दूसरा विग्रह करते हैं तो कर्मधारय में जो लगाते हैं, बहुब्रीहि में जिसका लगाते हैं। उसी तरह से द्विगु और बहुब्रीहि में, द्विगु में पूर्व पद संख्यावाची होता है और वो विशेषता बताता है, और जबकि यहाँ पर वही बात है जो हमने उत्तर पद में बताया था कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण होता है और तीसरा पद प्रमुख होता है। अब देखिए दोनों का जो विग्रह हम करते हैं, त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समाहार, द्विगु समास, लेकिन तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, इनके बारे में कहा गया है, ये बहुब्रीहि समास है। विग्रह करने पर ये सब कुछ निर्भर करता है। तो प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे, प्रश्न दो तरह से पूछे जा सकते हैं, या बल्कि मैं कहूं कि तीन तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला जो तरीका है, एक समस्त पद दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि समस्त पद उदाहरण है तत्पुरुष समास का, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, क ख ग घ। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि समस्त पद की जगह पर आपको विग्रह किया हुआ दे दिया जाए और कहा जाए कि विग्रह, समास विग्रह का समस्त पद बनेगा क ख ग घ, चार दे दिए जाए आपसे। और एक और है कि जो आपसे उसका भेद पूछा जाए कि कौन सा भेद है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक भी प्रचारित प्रसारित कीजिए, और अगले वीडियो में मैं समास के एग्जाम्पल, समास के अभ्यासकारी लेकर आऊँगा और मैं वहीं पर करके दिखाऊँगा कि कैसे आप समास विग्रह करेंगे, कैसे विग्रह का समस्त पद बनाएंगे और भेद कैसे होता है, ये ट्रिक बताऊँगा, इसके टेक्निक बताऊँगा। बहुत आसानी से चुटकी बजाते ही उसे पहचान जाएंगे कि ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव है या तत्पुरुष है या कर्मधारय है या द्विगु है या बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, कोई भी, जो भी बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। ये मैं आपको बताऊंगा तरीका पहचानने का। तो तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।